दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं इसको, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे हम बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री कक्षा 10 के लिए। क्लास 10th की साइंस में जो 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है उसमें 7 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इस चैप्टर का नाम दोस्तों दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 10th का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो इसमें 7 नंबर का ये प्रश्न आता है। क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं अम्ल, क्षार और लवण पर 7 अंक के लिए? तो पहला आपका पूछा जा सकता है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। या ये भी पूछा जा सकता है, जो कि बार बार पूछा भी गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 11, 14, 17, 18 और 19 में भी ये पूछा गया होगा दूसरे सेट्स में। अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि आयनन सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि HCl अम्ल क्यों है तथा NaOH क्षार क्यों है। इसके अलावा अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म यानी कि दुर्बल क्षार का नाम लिखिए। 2012 में पूछा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे आपके इसी एक क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे और 7 नंबर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अम्ल और क्षार और लवण का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दाब दीजिए अगर आपका मन हो, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम इन प्रश्नों का आंसर। तो चलिए सबसे पहले अम्ल को समझ लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। पहले आपने क्लास 9th या क्लास 8th या 7th 6 में पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो कसैले होते हैं स्वाद में वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में आपको आयनिक सिद्धांत से आपको समझना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो यहाँ पर इस आधार पर आप अम्ल और क्षारों की परिभाषा देंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आपने सुना होगा कि HCl एक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं वो एक अम्ल है। तो जब इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है जलीय विलयन में, तो इसलिए ये क्या होगा, यह एक अम्ल होगा। दूसरा उदाहरण अम्ल का हम लिख सकते हैं HNO3। HNO3 जब HNO3 को हम जल में घोलेंगे तो ये देगा H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 1 नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये एक अम्ल हुआ। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 वो भी क्या है, एक अम्ल है, एक प्रबल अम्ल है। तो ये क्या देगा, ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये भी क्या हुआ कि यह एक अम्ल हुआ। तो इस आधार पर हम अम्ल बताते हैं कि यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देगा तो वो अम्ल होगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl का आपने देखा, उदाहरण HNO3 का आपने देखा, और यहाँ पर H2SO4 का भी उदाहरण आपने देखा। किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन जो था हाइड्रोजन के पास वो भी उसने त्याग दिया है, जिसके कारण इस पर एक धनात्मक आवेश आया है। तो इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि इस स्पीशीज में, इस रासायनिक स्पीशीज में एक प्रोटॉन ही उपस्थित है। अब क्या होगा, किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। ये हाइड्रोजन आयन इस रूप में नहीं रहेगा, बल्कि जल के अणु के साथ संयोग करके ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। किस तरह से बनाएगा चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन के लिए क्या होगा कि ये H पॉजिटिव हमें मिला है अम्ल से, और जब ये एक जल के अणु के साथ मिलता है
H2O के साथ मिलता है तो ये H3O पॉजिटिव बना देता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं वे हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर H पॉजिटिव है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि जल की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। H2O का मॉलिक्यूल इस प्रकार होता है, इसके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को दे दिए जाते हैं, जिससे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जल के अणु के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक यहाँ पर लोन पेयर बचेगा और इस पे पॉजिटिव साइन, और जो एक H था हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव वो भी इससे जुड़ जाएगा और एक H इस प्रकार से इससे जुड़ा ही था। तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार हम ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे अगर इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन हम H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसी तरह से जब HNO3 रिएक्शन करेगा, HNO3 रिएक्शन करेगा किसके साथ? जल के साथ, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जल के अणुओं के साथ संयुक्त होकर जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और प्लस क्या बनेगा? प्लस हमारा बनेगा नाइट्रेट आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जैसे HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। रिवर्सिबल एरो लगा हुआ है। रिवर्सिबल एरो का अर्थ होता है कि जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ये दो आयन बने, जबकि ये दो आयन आपस में मिलकर इन दोनों पदार्थों का भी निर्माण कर सकते हैं, अर्थात जो रिएक्शन है वो दोनों तरफ चल सकती है। इन पदार्थों से ये आयन भी बन सकते हैं और इन आयनों से ये पदार्थ भी बन सकते हैं। इसी तरह से HNO3 और H2O की जब रिएक्शन हुई तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन मिला और NO3 नाइट्रेट आयन भी हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम H2SO4 का भी लिख सकते हैं, तो आप उसको लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते, क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या होंगे कि वो केवल जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देंगे और कोई ऋण आयन नहीं देंगे। तो वे पदार्थ या वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम जानते हैं कि एक प्रबल क्षार है हमारा NaOH। तो जब NaOH को हम जल में घोलेंगे तो बनेगा हमारा Na पॉजिटिव आयन प्लस HO निगेटिव आयन। ये जो ऋण आयन होता है ये ऑक्सीजन पर होता है, इसको जनरली बुक्स में OH निगेटिव आयन भी लिख देते हैं, HO निगेटिव भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी एक क्षार है, लेकिन यह एक दुर्बल क्षार है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। तो ये क्या देगा? ये देगा एक अमोनियम आयन और एक OH निगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये क्या कहलाएगा? यह एक क्षार होगा। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार में यह अंतर होता है कि प्रबल क्षार में ये होता है कि जितने हम अणु इसके लेंगे, मान लीजिए इसके 100 अणु अगर हम लेते हैं NaOH के, तो ज़्यादातर 90 to 95, 96 मॉलिक्यूल इसके आयनित होकर OH निगेटिव दे देंगे। जबकि दुर्बल क्षारों में आयनन की मात्रा कम होती है, इसलिए विलयन में OH निगेटिव आयनों की संख्या कम होती है, जिसके कारण
जो विलेन होता है वो कम क्षारीय होता है। इसी तरह से हम एसिड के लिए भी कह सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर HCl, HNO3 और H2SO4 सभी प्रबल अम्ल है, इनके आयनन की मात्रा अधिक होती है। इनके जितने भी मॉलिक्यूल हम जल में घोलेंगे तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल लगभग 90% से अबव मॉलिक्यूल आयनित होकर H पॉजिटिव आयन देंगे, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, वो प्रबल क्षार कहलाएंगे। तो बहुत ही हाई परसेंटेज रहता है आयनन का प्रबल में, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों में, जबकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों में आयनन की मात्रा कम होती है। तो दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है NH4OH। यह एक दुर्बल क्षार है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होगी तो यह विलेन में कम OH नेगेटिव आयन देंगे, इस कारण ये दुर्बल क्षार होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना बहुत अच्छे से हम इसको जानते हैं। तो बुझे हुए चूने में क्या होगा कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बनेगा प्लस OH निगेटिव आयन बनेगा। तो यह भी क्या हुआ, यह एक क्षार हुआ, लेकिन यह एक दुर्बल क्षार है क्योंकि CaOH के होल ट्वाइस की आयनन की मात्रा कम होती है। तो अब आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि क्षार का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्षार हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त, OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल OH हाइड्रोक्सिल ऋणायन बन रहा है और कोई ऋणायन नहीं बन रहा है। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोजित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। ये जल में घुलनशील क्षार होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, ये क्षार कहलाएंगे। और जो जल में अघुलनशील क्षार होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्षारक कहलाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि लवण क्या होते हैं। लवण वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, लवण कहलाते हैं। मतलब सीधा ये है कि लवण जो होते हैं वो ना तो H पॉजिटिव देते हैं जलीय विलयन में और ना ही OH निगेटिव देते हैं। जैसे जिंक सल्फेट, अगर जिंक सल्फेट को हम जल में घोलेंगे ZnSO4 तो ये क्या देगा कि ये Zn2 पॉजिटिव देगा और SO4 2 निगेटिव देगा। तो ये ना तो H पॉजिटिव दे रहे हैं और ना ही OH निगेटिव दे रहे हैं, तो यह पदार्थ क्या होगा, एक लवण कहलाएगा। इसी तरह से NaCl को आप ले लें तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव देंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो यह भी एक लवण हुआ। इसके अलावा CuSO4 को अगर हम आयनित करें, CuSO4 कॉपर सल्फेट को, तो Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक आयन बनता है प्लस SO4 2 निगेटिव सल्फेट आयन बनता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये पदार्थ लवण कहलाते हैं। इसके अलावा NH4Cl, तो NH4 पॉजिटिव बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। तो ये सभी क्या है, लवण हैं। लवण वे पदार्थ होते हैं जो ना तो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं और ना ही OH नेगेटिव आयन देते हैं, बल्कि उनके स्थान पर कोई अन्य धनायन और ऋणायन देते हैं। तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल में हम लिख देंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा अधिक होती है, मैंने आपको बताया। तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, भस्म है, भस्म भी कहते हैं क्षार को, तो यह एक दुर्बल क्षार है। दोस्तों बेस और एल्कली में अंतर यह होता है कि जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, जबकि जो जल में अघुलनशील क्षार होते हैं उनको हम भस्म या बेस कहते हैं, भस्म या बेस कहते हैं। तो एल्कली और बेस में आपको अंतर पता होना चाहिए कि एल्कली क्या है, वे क्षार जो जल में घुलनशील हैं, तो इनको क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील है उनको एल्कली कहते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, क्षार। और जो अघुलनशील होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसको हम क्षारक कहते हैं, हिंदी में क्षारक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका अम्ल, क्षार और लवण का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप कभी भी कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। 7 नंबर का प्रश्न है, कुछ नहीं है प्रश्न में, अच्छे से तैयार कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।